Hello everyone, welcome to EduChats. Today we are with another topic, curriculum studies. तो आज हम curriculum studies के पूरे चैप्टर को जो है यूनिट को आज रिवाइज करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। करिकुलम से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब ध्यान से याद रखिए, और जो भी हमने पढ़ाया है आपने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका जो और भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए करिकुलम पर, ठीक है। तो बेसिक से जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से ही चलेंगे। करिकुलम का क्या मतलब होता है? सो एटिमोलॉजिकली द वर्ड करिकुलम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कररे। कररे का मतलब होता है टू रन, भागना होता है। कररे बिकम अ नाउन, जब इसको नाउन बना दिया जाता है, वर्ब यानी कि काम के फॉर्म में होता है, क्रिया के फॉर्म में होता है, तो वो टू रन होता है, भागना होता है। जब वो नाउन बन जाता है, विशेष बन जाता है, तो उसका नाम हो जाता है रेसिंग चैरियट, मतलब जो भागता हुआ एक चैरियट, मतलब जो रथ होता है वही वाला, या फिर रेस ट्रैक इसको कहते हैं। कभी कभार हम इसे रेस कोर्स भी कहते हैं। करिकुलम रिजल्ट फ्रॉम सोशल एक्टिविटी। करिकुलम जो भी हम देख रहे हैं, करिकुलम जो भी पाठ्यक्रम जो बनाए जाते हैं, वो हमारे जिंदगी में हम जो भी करते हैं सोशल एक्टिविटी, हमारे चारों तरफ जो समाज है, समाज में अलग अलग स्थितियों को लेकर के हम करिकुलम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लिटरेचर बनाते हैं, साहित्य जिसे कहते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो अपने रीजनल लैंग्वेज का, उड़िया, हिंदी, जो भी है। हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपने भाषा को जान पाए, उसका प्रयोग अच्छी तरीके से कर पाए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दे दिया है कि सभी ऑफिस में जो है रीजनल लैंग्वेज यूज होंगे, जैसे कि उड़िया यूज होगा उड़ीसा में, ठीक है। यानी कि आपको उड़िया में सब कुछ लिखने को पड़ेगा। दैट मीन्स करिकुलम इज अफेक्टेड बाय द लोकल लैंग्वेज। अगेन, सोशल साइंस में हम जो भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वी स्टडी अबाउट आवर ओन सोसाइटी, अबाउट आवर सेल्फ, कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे ही साइंस, डे टू डे लाइफ, यानी कि हम डे टू डे लाइफ में कौन से जिंदगी में साइंटिफिक चीजों को इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें समझना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, पोल्यूशन को कैसे रोकना चाहिए, ये सारी चीजें करिकुलम में होते हैं। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द सोशल एक्टिविटी। इट इज डिजाइंड फॉर बोथ डेलिबरेट एंड इमर्जिंग ह्यूमन पर्पस। अब जो ह्यूमन का जो नीड है, डेली डेली जो भी हम कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम लोग खा रहे हैं, खाने के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि किससे प्रोटीन मिलता है, किससे कैल्शियम मिलता है, किससे हमें कम कोलेस्ट्रॉल में चीजें मिल सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल का क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर, धूम्रपान पर करने से, नशा करने से क्या हमारे ऊपर हो सकता है। तो ये सारी चीजें ना हम ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे लीगल चीजों को पढ़ते हैं, समाज में कैसे रहना है, फ्रीडम क्या होता है, इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग करिकुलम में ज्ञान देते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। सो इट इज डिजाइंड फॉर डेलिबरेट एज वेल एज इमर्जिंग ह्यूमन पर्पस। अभी हमारे जिंदगी में जो चल रहा है और आगे जो होने वाला है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, ठीक है। इन सारी चीजों से हमें कैसे बचना है, ये भी करिकुलम में पढ़ाया जाता है। So curriculum refers to the totality of experience that the learner gets in a particular period of time. यानी कि करिकुलम में वो सारी चीजें होते हैं जो जिंदगी में हमें काम आते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर हम सीधा एजुकेशनल सेटअप की बात करें, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चा एक पर्टिकुलर पीरियड में, मान लीजिए एक साल के अंदर, एक क्लास के अंदर, मतलब मान लीजिए क्लास 8 में है बच्चा, तो क्लास 8 में पूरा साल में जो भी एक्सपीरियंस वो गेन करता है, नॉट ओनली, हम ये नहीं कह रहे हैं कि करिकुलर एक्सपीरियंस, नॉट ओनली करिकुलर एक्सपीरियंस, और यू मे से नॉट ओनली स्कॉलास्टिक एक्सपीरियंस, ठीक है। सिर्फ स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट को हम नहीं देख रहे हैं, हम वो सारी चीजें देख रहे हैं जो डिसिप्लिन में आता है, जो स्कॉलास्टिक में आता है, जो नॉन स्कॉलास्टिक में आता है, जो फिजिकल एजुकेशन में आता है, आर्ट एजुकेशन में आता है, बिहेवियर में आता है, पर्सनैलिटी में आता है। जो भी चीजें वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, जो भी चीजें वो एक्सपीरियंस कर रहा है अभी और आगे भी करेगा, इन सभी चीजों को अगर हम इकट्ठा देखें तो हम इसको कहते हैं करिकुलम। यानी कि एक बच्चा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस इंस्टीट्यूशन में जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहा है, नॉट ओनली द इनसाइड द क्लासरूम बट ऑल्सो आउटसाइड द क्लासरूम, वो दोस्त बना रहा है, वो ह्यूमिलिटी समझ रहा है, फ्रेंडशिप समझ रहा है, इंटरनेशनलिज्म समझ रहा है, ब्रदरहुड समझ रहा है, ठीक है, इक्विटी पर्सपेक्टिव को समझ रहा है, इमोशंस को समझ रहा है, ये सारी चीजें ना उसका एक्सपीरियंस है। यानी कि बच्चा एक साल के अंदर जो भी करता है, वो सारे उसके करिकुलम के अंडर में आते हैं। आप कहोगे ये करिकुलम में लिखे नहीं जाते हैं, इसीलिए करिकुलम एक होता है हिडन करिकुलम। कभी कभार हम जो सिखाते हैं वो लिखा नहीं जाता, और जो लिखा जाता है कभी कभी वो सिखाया नहीं जाता, ठीक है।
मीनिंग हो गया, अब प्रिंसिपल्स होगा आ गए। अब देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम मूव हो चुका है फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम है। अब जब आप करिकुलम डेवलप करोगे, डेफिनेटली एज अ करिकुलम फ्रेमर और डेवलपर यू शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स फर्स्ट। क्या क्या प्रिंसिपल है जब हम करिकुलम बनाएंगे? तो चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम या फिर चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग सिस्टम में जो भी चीजें हम बनाएंगे बच्चे को नजर में रखते हुए बनाएंगे। इसीलिए सबसे पहला प्रिंसिपल आता है चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ठीक है, इन सभी चीजों को देख करके, और इंडिविजुअल डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसको देख करके करिकुलम बनाएंगे ताकि इन सबके लिए, मतलब सभी प्रकार के बच्चे इस करिकुलम को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, देखिए एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, चेंजेस को ये रेगुलेट करता है। हम जो भी पढ़ रहे हैं या फिर जो सिटीजन्स हम बना रहे हैं, अब कल ही हमारा टीचर्स डे है, तो आप सभी तो टीचर हो ही ऑलरेडी, मतलब बनने वाले हो बहुत जल्दी। तो आपका क्या सबसे पहला काम क्या होता है? टू शेप द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे देश के नागरिकों को बनाना है। यू हैव टू मेक राइटफुल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो वो जो सिटीजन्स कहाँ रहते हैं? कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। दैट मीन्स आवर एजुकेशन शुड सेंटर एट द कम्युनिटी। हम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के और भी बेहतर इंसान बना रहे हैं, यानी कि हमारा करिकुलम कम्युनिटी को फोकस करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, हमारा अभी का करिकुलम एजुकेशन सिस्टम कह रहा है लर्निंग बाय डूइंग। पहले रट्टा लगाना होता था, पढ़ना होता था, मार्क सेंटर्ड होता था, कंटेंट सेंटर्ड होता था, लेकिन अब एक्टिविटी सेंटर्ड होगा। जो भी करेंगे वो एक एक्टिविटी के थ्रू करेंगे, यानी कि थ्रू एक्टिविटी द स्टूडेंट्स विल लर्न, एक्टिविटी सेंटर्ड रहेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, यानी कि बच्चे आजकल एक ही टॉपिक या फिर एक ही चीज नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि एनईपी 2020 में भी कहा गया, बच्चे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में पढ़ेंगे, ताकि अगर वो चाहें, कोई स्ट्रीम का कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट या फिर डिवीजन नहीं रहेगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, वैरायटी रहेगा। केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो, उसके साथ आप लिटरेचर पढ़ सकते हो, उसके साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, पॉलिटी पढ़ सकते हो, तो वैरायटीज रहेंगे, ठीक है, करिकुलम का। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, करिकुलम जब बनाया जाता है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपके करिकुलम में 16 यूनिट्स हैं, और ये 16 यूनिट्स अलग अलग स्टडीज के रिलेटेड होते हैं, बट दे ऑल आर इंटीग्रेटेड एंड दे ऑल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। वैसे ही आपका करिकुलम में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन रहना जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि आप अपने कल्चर को, अपने जो भी क्या बोलते हैं, कस्टम्स ट्रेडिशन को बिलीव करते हो, उसी को आप क्या करोगे? कंजर्व करोगे, आगे बढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि देयर विल बी देयर शुड बी सम स्कोप फॉर द स्टूडेंट टू क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। मतलब कि आपका करिकुलम मोनोटोनस नहीं होना चाहिए जहां पे टीचर ही सब कुछ करेगा, नो, देयर शुड बी सम स्कोप फॉर द क्रिएटिविटी स्किल ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे भी कुछ क्रिएट कर पाए, जैसे कि आप कुछ उनको मॉडल्स बनाने के लिए दे सकते हो, कोई ड्राइंग बनाने के लिए दे सकते हो, कोई स्लोगन लिखने को दे सकते हो। तो योर करिकुलम शुड हैव सम स्कोप फॉर द क्रिएटिविटी स्किल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जब हम करिकुलम बनाते हैं वो सिर्फ एक साल के लिए नहीं बनाते। करिकुलम जब बनाया जाएगा उसे आगे, मतलब कम से कम 5-10 साल के लिए बना करके सोच के बनाना चाहिए, यानी कि आगे 5-10 साल में बच्चों का क्या डिमांड रहेगा, क्या डेवलपमेंट आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या परिवर्तन आने वाला है, इसको देख करके पहले से ही करिकुलम बनाना चाहिए। यानी कि करिकुलम बनाते वक्त हम आगे का सोच के ही बनाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हमेशा करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, कहीं पे भी जरूरत पड़े तो चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ करिकुलम में बहुत प्रकार के टाइप्स हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही साथ उसके अप्रोचेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब देखिए you may say that based on the focus of curriculum, it is divided into many types, among which subject centered is one, ठीक है। यानी कि फोकस, आपका फोकस कहाँ पे है, करिकुलम का फोकस या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर सेंटर किस पे है, उसको आधारित करके हमने करिकुलम को डिवाइड किया। उसके अनुसार सबसे पहला आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट को फोकस करेगा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम मेनली फोकस ऑन सब्जेक्ट और कंटेंट ऑफ द करिकुलम, ठीक है। मतलब कि आप मान लीजिए मैथमेटिक्स, से फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, आप मैथ्स पढ़ाने वाले हो,
अगर आप सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम फॉलो कर रहे हो और आपका इंस्टीट्यूशन भी फॉलो कर रहा है, देन मैथमेटिक्स में अगर 12 इन यूनिट्स आर देयर, so you are required to complete these units or subject by the time given to you. ठीक है, जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम के अनुसार आप इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, पढ़ा लेना चाहिए। ठीक है, emphasis is placed on acquisition, memorization and knowledge of each specific content area. यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस, देखिए जो सब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, मेरा मतलब ये है सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए बस। जब आपको इंस्टीट्यूशन कहे कि मेरा सब्जेक्ट जो आपको दिया गया है मैथमेटिक्स पढ़ाने को, 12 यूनिट्स है उसमें, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए इस महीने तक। से फॉर एग्जांपल वो कहेंगे फरवरी तक आपका 12 यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, फ्रॉम योर एंड एज वेल एज फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड। स्टूडेंट का भी कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपका भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो हियर बच्चे क्या करेंगे और स्टूडेंट टीचर्स के बीच में क्या रहेगा कि नॉलेज एक्विजिशन, मतलब कि कैसे भी करके ये 12 यूनिट्स आप पढ़ा लो, कंप्लीट कर लो, चाहे मेमोराइज कर लो, चाहे नॉलेज ऑफ ईच स्पेसिफिक कंटेंट एरिया, आप सभी यूनिट्स उसमें जो भी है कंटेंट है उसको पहले आप समझ लो या तो रट्टा लगा लो। मुझे नहीं मतलब कि आप कैसे कंप्लीट करोगे, आप रट्टा लगाओगे, मेमोराइज करोगे, एक्वायर करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस कंप्लीट हो जाना चाहिए। Within this curriculum structure, strong emphasis is placed on instruction, teacher-student explanation and direct strategy. इसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है स्ट्रक्चर पर, मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं, एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे टीचर का ज्यादा रोल रहता है सब्जेक्ट में, क्योंकि टीचर को कहा गया है 12 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं फरवरी के अंदर। अब ऑलरेडी सितंबर हो चुका है, 12 यूनिट्स पढ़ाना है, तो मैं भगा करके पढ़ाऊंगा, जैसे भी करके मैं कंप्लीट कर दूंगा। टीचर स्टूडेंट के बीच में एक्सप्लेनेशन चलेगा और कुछ डायरेक्ट स्ट्रेटेजी रहेंगे, जैसे कि लेक्चर मेथड वगैरह, या फिर शोइंग देम द एग्जांपल ऑफ सम एल्गोरिथम। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेटेजी इंक्लूड, जैसे कि डायरेक्ट स्ट्रेटेजी में क्या आता है, अभी मैंने कहा लेक्चर मेथड, मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, टीचर स्टूडेंट डिस्कशन, ऐसे करके मैं कंप्लीट करा दूंगा। मतलब कि मेरा फोकस है टू कंप्लीट द सब्जेक्ट विद इन द टाइम फ्रेम। ठीक है, द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंटर्ड सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इज टू करिकुलम इज स्टूडेंट मास्टरी ऑफ कंटेंट नॉलेज। ठीक है, तो इस करिकुलम का मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट मास्टरी ऑफ कंटेंट नॉलेज। स्टूडेंट बस वो कंटेंट को खत्म कर ले, मतलब कि स्टूडेंट उस कंटेंट को याद कर ले, कंप्लीट कर ले, अपने मन में बैठा ले, मतलब वो चाहे अंडरस्टैंडिंग लेवल से जाया हो, या फिर वो नॉलेज लेवल से गया हो, या फिर वो रट्टा लगा के गया हो, मुझे कुछ भी नहीं मतलब। जैसे कि बचपन में आप लोगों को याद होगा जब हम टेबल याद रखते थे बचपन में, ठीक है, आपको टीचर्स या फिर पेरेंट्स जो भी आपको गाइड करते थे उस टाइम में, वो आपको क्या कहते थे कि टेबल 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा, ठीक है, 2 का टेबल और 3 का टेबल याद होना चाहिए, आज शाम तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं देखते थे कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, याद कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आप कुछ समझ रहे हो कि ऐसे ही रट्टा मार रहे हो, उसे कोई लेना देना नहीं होता था, बस ये हो जाना चाहिए। और शाम को आप कुछ भी करके 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा जो है इसको याद कर लेते थे। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट सेंटर्ड। एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट द task, anyhow you have to complete the subject. It does not matter what the purpose is, it does not matter what your approach is, it does not matter how you understood the concept. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है तो एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, डाउट हो रहा हो तो पूछ सकते हो। अब आते हैं हम लोग लर्नर सेंटर्ड। यहाँ पे वो फोकस आ जाता है लर्नर पर, जहां वो तो करिकुलम पे सब्जेक्ट पे फोकस करता है, सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे लर्नर यानी कि वी हैव टू सेटिस्फाई द लर्नर और वी हैव टू डेवलप द इनेट पोटेंशियलिटी ऑफ द लर्नर। हम यहाँ पे लर्नर को क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं लर्नर का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। यस और नॉट, तो डेफिनेटली इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग यस लिख दिए हैं ऑलरेडी। Learner centered curriculum design takes each individual need, interest, goal into consideration. It acknowledges individual differences and adjusts to their need. देखिए, आप सोच के चलिए कि आप एक लर्नर सेंटर्ड करिकुलम या फिर लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम बनाना चाहते हो, स्कूल बनाना चाहते हो। हालांकि ये मतलब प्रैक्टिकली बहुत ही डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। बट थिंक अबाउट इट, सोच के चलिए कि आपको ऐसे बनाना है, तो आप हर एक लर्नर, आपके स्कूल में मान लीजिए 280 स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के नीड इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करोगे, उनका गोल जानने की कोशिश करोगे,
और आपको पता है 280 स्टूडेंट्स आर नॉट सेम, इसीलिए उनके बीच में डिफरेंस हो सकते हैं, उनका अलग अलग नीड हो सकता है, अलग अलग बैकग्राउंड हो सकते हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज हो सकते हैं। सो यू हैव टू डील फ्रॉम ईच इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, यानी इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम में क्या होता है, हम हर एक इंडिविजुअल को स्पेशल मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट को एक जैसा ही पढ़ा दें, नहीं, यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मतलब हर एक लर्नर विल बी वैल्यूड इन आवर क्लास। ठीक है, इट इज मेंट टू एम्पावर लर्नर्स एंड अलाउ देम टू शेप देयर एजुकेशन थ्रू चॉइसेस। यहाँ पे हर एक लर्नर को एम्पावर करा जाता है, उन्हें फ्रीडम दिया जाता है, सो दैट दे कैन शेप देयर एजुकेशन थ्रू देयर ओन चॉइसेस। मतलब कि वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, कितना अमाउंट का पढ़ना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेट देम आस्क, लेट देम explore the possibilities, let them explore the content. ठीक है, and let them ask question also. Here the learner is the center of educative process. यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस लर्नर पर है। लर्नर जैसे चाहेगा, जो चाहेगा, जिस टाइम में चाहेगा, उसको उतना पढ़ाया जाएगा ताकि उसे फील हो, यस आई एम वैल्यूड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, learners actively create construct meaning and understanding as viewed by the constructivist। यहाँ पे लर्नर बहुत ही एक्टिवली क्रिएट करते हैं हर चीज। मतलब कि एक स्टूडेंट जब कोई एक ड्राइंग बनाता है और टीचर को दिखाता है कि ये मैंने ड्राइंग बनाया है, जब टीचर कहेगा कि क्या ड्राइंग बना रहे हो, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, जो मैंने पढ़ाई दिया है उसको कंप्लीट करो, तो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है, वो कभी कुछ नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो भी नहीं दिखाएगा। उसका जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो इनेट पोटेंशियलिटी है, वो उसको सप्रेस कर देगा। लेकिन अगर एक टीचर को वो एक ड्राइंग दिखाता है, टीचर कहता है अरे वाह तुम तो बढ़िया, मतलब बढ़िया ड्राइंग करते हो, और इसका जो आइडिया है, आपके आर्ट के पीछे का जो आइडिया है वो साफ साफ नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छे, गुड लक, गो अहेड, ऐसे ही ड्राइंग करते रहो, ऐसे करके उसको वो डिस्प्ले करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि देखो इसने बहुत अच्छा ड्राइंग किया है। तो इसमें क्या होता है कि उसे लगता है कि यस आई एम वैल्यूड इन दिस इंस्टीट्यूशन, इन दिस क्लास, इसलिए वो एक्टिवली और भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज व्हाट वी वांट इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। वी वांट स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग, मीनिंग खुद ब खुद क्रिएट करें, अंडरस्टैंडिंग मतलब खुद ब खुद क्रिएट करें, जो प्रॉब्लम आएगा वहां पे हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए टीचर्स रहेंगे। In the child-centered design, learners interact with teachers and the environment. Thus, there is a collaborative effort on both sides to plan lesson, select content, and do activities together. यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो learners होते हैं, they interact with both the teachers as well as environment. मतलब कि teachers के साथ, environment मतलब कि experiences teachers से ले सकते हैं, students से ले सकते हैं, peer से ले सकते हैं, ठीक है, बाकी जो equipments है उनसे भी ले सकते हैं from the environment. Thus, there is a collaborative effort, यानी कि दोनों की तरफ से कोलैबोरेशन होता है, फ्रॉम टीचर्स एंड एज वेल एज फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड। यहाँ पे मतलब बोथ साइड्स टू प्लान लेसन, सिलेक्ट कंटेंट एंड डू एक्टिविटीज टुगेदर। यहाँ पे टीचर भी कोलैबोरेट करता है लर्नर्स के साथ, ताकि लर्नर्स के हिसाब से वो लेसन को प्लान कर सके, कंटेंट को सिलेक्ट कर सके, और जो बाकी के एक्टिविटीज है वो एक साथ में कर सके। उसके बाद आता है टीचर सेंटर्ड करिकुलम। ये तो एग्जिस्टिंग एंड आउटडेटेड सेंटर्ड करिकुलम है, लेकिन ये जानना जरूरी है। टीचर्स सेंटर्ड करिकुलम जो पहले हुआ करता था, इन टीचर सेंटर्ड करिकुलम द टीचर चूजेस their daily teaching task and includes such activities as selection of specific content, selection of teaching approach, use of audiovisual aid and so on। जहां पे टीचर सेंटर की बात आती है, टीचर इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, जहां पे टीचर खुद सिलेक्ट करेंगे कि डेली मुझे क्या टास्क कराना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा एक्टिविटी कराना है, कौन से कंटेंट मतलब प्रेजेंट करना है, और कौन सा मेथड मुझे अप्लाई करना है, ये सब कुछ टीचर डिसाइड करता है। देयर इज नो रोल प्लेड बाय द लर्नर्स। as the curriculum is designed by the teacher, it becomes easy to achieve the desired goal। obviously अगर ये curriculum टीचर पे फोकस करता है, सो ये इजी बन जाता है टीचर मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क्स के लिए एक टीचर सेंटर्ड करिकुलम बनाना, क्योंकि एक टीचर ही तो बना रहा है टीचर सेंटर्ड करिकुलम, तो उसे पता है कि टीचर्स के क्या गोल रहेंगे। ये आसान होता है क्योंकि टीचर्स आर सेम, ठीक है, सेम टीचर्स होते हैं ना, मैथमेटिक्स के टीचर हुए तो वो करेंगे, मैथमेटिक्स में जो लिखा गया है वही आप पढ़ाओगे 12 यूनिट्स, उनके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस थोड़ी है। जब लर्नर सेंटर्ड में था, हर एक लर्नर के लिए अलग अलग से सोचना पड़ता था, लेकिन टीचर्स के लिए आसान हो जाता है बनाने के लिए। हियर टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग प्रोग्रेस, करिकुलम ट्रांजैक्शन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एज वेल एज आउटकम। ठीक है, यहाँ पे टीचर हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो लर्निंग प्रोग्रेस कितना पढ़ाया गया, करिकुलम ट्रांजैक्शन कितना करा गया, इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, इवैल्यूएशन, आउटकम, रिजल्ट, सब कुछ के लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम चलेंगे प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। अब देखिए
लर्नर सेंटर्ड हो गया, टीचर सेंटर्ड हो गया। जब प्रॉब्लम सेंटर की बात होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम को हम फोकस करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएशन होगा, बच्चे उसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे, दैट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन ड्रॉज ऑन सोशल प्रॉब्लम, नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, ठीक है। प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन क्या होता है? ये सोशल प्रॉब्लम पर आधारित होता है, नीड पर आधारित होता है और इंटरेस्ट और एबिलिटी के ऊपर आधारित होता है। यानी कि कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि लर्नर उसको सॉल्व करे, ठीक है, इसके जरिए उसका जो स्किल है वो डेवलप हो। तो हम सोशल प्रॉब्लम और बच्चे के नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी के आधार पर हम प्रॉब्लम डिजाइन करेंगे। वेरियस प्रॉब्लम्स आर गिवन एम्फासिस। देयर आर दोज that center on life situation, contemporary life problem, areas of living and many others। प्रॉब्लम कोई सा भी हो सकता है, लाइफ सिचुएशन का हो सकता है, कंटेम्पररी लाइफ प्रॉब्लम हो सकता है, एरियाज ऑफ लिविंग हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे करिकुलम में ज्यादातर क्या होता है, लर्निंग इज सीन एज एन एक्टिव, इंटीग्रेटेड एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। माइंड द वर्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे मान लीजिए बच्चे को कोई प्रॉब्लम दिया जाता है कि मान लीजिए आप एक मतलब डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो। तो आपको मतलब गांव में बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे स्वच्छ पानी यानी कि जो सैनिटाइज वाटर होता है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे? व्हाट विल बी द नेसेसरी स्टेप्स टेकन बाय यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन द विलेज? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो गया, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, आपका इंटरेस्ट भी है, मतलब कि आगे यूपीएससी क्लियर करने का। तो आपके लिए यहाँ पे लर्निंग एक्टिव बन जाएगा, इंटीग्रेटेड, आप हर तरीके का ज्ञान यहाँ पे लगाओगे एंड यू विल कंस्ट्रक्ट द नॉलेज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर्स। आप कंस्ट्रक्ट करोगे, एक सिचुएशन क्रिएट करोगे जहां पे ये सॉल्व आप कर पाओगे। एज अ डीएम आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखोगे। लर्नर्स आर प्लेस्ड इन सोशल सेटिंग विद देयर लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इश्यूज ऑफ जेन्युइन लाइफ प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है ही, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे मतलब साफ पानी मिल नहीं रहा है पीने के लिए, ठीक है। और अगर बात करें हम गर्मी के मौसम के, तो वहां पे तो आपको दिल्ली का भी पता है कि वहां पे कैसे पानी का किल्लत चल रहा है, वहां पे पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। तो ऐसे इशूज में आप क्या कर पाओगे? तो ये मैंने प्रॉब्लम दे दिया, बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए अपना सारा ज्ञान एक्सपीरियंस करेंगे और उसको यूज करके कंस्ट्रक्टिवली दे विल प्लान आउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी सेंटर्ड। वो था प्रॉब्लम सेंटर्ड, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट इट इज एक्टिविटी। मे बी there will be some problem or maybe some lab activity or maybe some activity itself, not exactly problem। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टिविटी और प्रॉब्लम के बीच में। जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करा जाता है, लेकिन जब एक्टिविटी की बात आती है देयर शुड बी सम एक्टिविटी, नॉट एग्जैक्टली प्रॉब्लम, ठीक है। द एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट करिकुलम और एक्सपीरियंस करिकुलम। इसको दोनों ही कहा जाता है, प्रोजेक्ट करिकुलम और एक्सपीरियंस करिकुलम। When curricular material is translated in terms of activity, it is known as activity curriculum। सिंपल सी बात है, जो हमने कंटेंट में लिखा है उसी को अगर हम एक्टिविटी के फॉर्म में कर दें तो वो एक्टिविटी करिकुलम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में बुक्स में लिखे गए हैं, वही चैप्टर मुझे आपको पढ़ाना है। मैं पार्लियामेंट के लिए मैं एक मॉक पार्लियामेंट क्रिएट करूंगा जहां पे मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे, वहां पे प्रेसिडेंट आई मीन वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहला सेशन होगा प्रेसिडेंट प्रिजाइड करेंगे दोनों ही सेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनको क्या समझाने वाला हूँ? पार्लियामेंट। उसके लिए मैंने एक मॉक पार्लियामेंट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे रोल प्ले करेंगे, कोई स्पीकर होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई एमपी होगा, ठीक है, यानी कि फ्रॉम एमपी ऑफ राज्यसभा, कोई होगा लोकसभा, ठीक है। उसके साथ ही साथ ऑपोजिशन के लीडर रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट रहेंगे जो कि उसका फर्स्ट सेशन चेयर करेंगे, ठीक है। इससे बच्चों को क्या समझ आया कि थ्रू एक्टिविटी दे लर्नड व्हाट इज पार्लियामेंट, not only parliament but also the activities run inside the parliament, who are the members of parliament, ठीक है। समझ आया? ये एक्टिविटी सेंटर्ड हो गया। यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने प्रॉब्लम तो नहीं दिया था, तो ये बस एक एक्टिविटी था जिसके जरिए उन्होंने सीखा। तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड नहीं होता, एक्टिविटी सेंटर्ड होता है। लर्निंग ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कुछ प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल्स होते हैं जो कि एक्टिविटीज के थ्रू करे जाते हैं, ठीक है। लर्निंग ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू एक्टिविटीज, यानी कि कुछ मटेरियल जो, जैसे कि मैंने कहा अभी पार्लियामेंट के बारे में लिखा गया है करिकुलम में, मुझे पार्लियामेंट पढ़ाना है, सो इट टेक्स प्लेस थ्रू सम एक्टिविटीज, ठीक है।
एक्टिविटी इज यूज्ड एज अ मीडिया और मीन्स फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। तो एक्टिविटी क्या होता है? ये एक मीडिया और मीन होता है फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज, मतलब एक्टिविटी के जरिए हम नॉलेज उनको देते हैं, स्किल डेवलप कराते हैं थ्रू एक्टिविटी। सब कुछ एक्टिविटी के थ्रू ही होगा। चिल्ड्रंस इंटरेस्ट डिटरमाइन द एजुकेशनल प्रोग्राम और एक्टिविटी। और लेकिन जब आप एक्टिविटी करा रहे हो, यू शुड टेक द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इनटू कंसिडरेशन। आपको बच्चों का इंटरेस्ट जान लेना है, उसी के हिसाब से आप एक्टिविटी कराओगे। ठीक, अब हम चलेंगे कोर करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है? द वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड कोर लिखा गया है, कोर वो वाला कोर नहीं जो कोर मेंटल वाला जो आप सोच रहे हो, अर्थ का क्रस्ट ये वगैरह, वो नहीं होता है। हालांकि ऐसा ही कुछ मान लीजिए। द टर्म कोर रेफर्स टू अ टाइप ऑफ कोर्स सच एज जनरल एजुकेशन, यूनाइटेड स्टडीज, कॉमन लर्निंग, सोशल लिविंग एंड इंटीग्रल प्रोग्राम। कोर करिकुलम मतलब कुछ बेसिक सा चीज जो हमें सभी को पढ़ना चाहिए, यानी कि बेसिक नॉलेज विच ऑल शुड गेट। ठीक है, it provides experiences needed by all youth. The experiences cut across subject line, यानी कि आपको वो सारे एक्सपीरियंस बेसिक, जैसे कहते हैं ना रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, लेस आरडब्ल्यू जिसको कहते हैं, ये बेसिक स्किल्स होते हैं। और जैसे एक मतलब एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, मतलब कि खाना, रोटी, मतलब खाना जो खाते हो, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत चाहिए, उसके साथ साथ आज के डेट पर इज्जत भी थोड़ा सा चाहिए। ठीक है, इतना होगा तो जी पाओगे। जैसे वो बेसिक नीड्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे बेसिक चीजों को जब पढ़ा जाता है उसको कोर करिकुलम कहा जाता है। आज के जमाने में अगर आपको जिंदा रहना है तो यू शुड एटलीस्ट हैव सम एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ कोर, कोर सब्जेक्ट्स और कोर एरियाज। ठीक है, the core curriculum deals problems of persistent and recurring deal with youth and of society irrespective of subject matter line from Marshall may be down for the solution of the problem। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कोर करिकुलम वो सारे प्रॉब्लम्स को, जैसे कि मेजर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी, मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट, ये सारे चीजें ना सभी एडोलेसेंट को जानना चाहिए। सभी को ये जानना चाहिए हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, जैसे कि हम पढ़ेंगे वो आगे। तो जैसे हम लोग क्या ह्यूमन राइट्स में पढ़े थे, लेक्चरर सेशन में हमने पढ़ा था, लेक्चरर क्लास में, जैसे ह्यूमन राइट्स क्या होता है और लाइफ स्किल्स क्या होता है। लाइफ स्किल्स मतलब 10 लाइफ स्किल होने चाहिए। हाउ टू मैनेज, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस, हाउ टू कोप विद प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें ना हमें जान लेना चाहिए, कोर चीजें होते हैं जिंदगी जीने के लिए, ये कोर चीजें जरूरी है। अब हम चलेंगे बेसिस ऑफ करिकुलम। देखिए बेस का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन। आप जो करिकुलम बनाओगे उसका कोई बेस होना चाहिए, उसका कोई फाउंडेशन जिसके ऊपर आप करिकुलम बनाओगे। ठीक है, तो बेसिस ऑफ करिकुलम, चलिए देखते हैं क्या क्या है बेसिस। तो 3 बेसिस आपको पता ही है। सबसे पहला बेस होता है फिलोसॉफिकल बेस। जब हम करिकुलम बनाते हैं सबसे पहले फिलोसॉफिकल बेस आता है। फिलोसॉफी सेट्स द गोल फॉर एजुकेशन टू अचीव, हेंस फिलोसॉफी इज द थ्योरी व्हाइल एजुकेशन इज द एक्टिविटी। फिलोसफी एजुकेशन के लिए गोल सेट करता है और उस गोल को एजुकेशन अचीव करता है, इसीलिए फिलोसफी थ्योरी है, एजुकेशन उसका प्रैक्टिस है। Its most significant role is to help teachers to think more clearly and accurately about different matters and aspects of education। यानी कि यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, मतलब फिलोसफी हेल्प करता है हर एक टीचर को, ताकि वो अच्छे से मैटर को समझ पाए, एजुकेशन को समझ पाए, बच्चों को समझ पाए और उस हिसाब से एजुकेशन सेट करें। By its emphasis on accuracy and clarity is valuable in establishing what the real meaning is। ठीक है, तो इसका एम्फासिस जो है, या फिर एक्यूरेसी और क्लैरिटी की अगर बात करें, सो इट सेज व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस और नॉट एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, फिलोसफी पेव्स द वे फॉर एजुकेशन एंड डेस्टिनेशन, यानी कि फिलोसफी एजुकेशन के लिए रास्ता बना देता है, डेस्टिनेशन बना देता है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन डिसाइडिंग द गोल्स एंड आइडियल्स, मेथड्स, प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। ये गाइडेंस देता है ताकि आप अपना गोल सेट करो, आप अपने आइडियल सेट कर सकते हो, मेथड सेट कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल हमें जो प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी क्या सिखाता है? सिखाता है टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स चेंज। ठीक है, चेंज की बात करता है। तो जब हम एक फिलोसॉफिकल बेस है, फिलोसॉफिकल बेस है प्रैग्मेटिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट के फिलोसॉफिकल बेस पर एक करिकुलम बनाया गया। तो उस करिकुलम में ये भी लिखा जाएगा कि जो चेंज के लिए जो चाहिए वो कराएं, एक्टिविटी कराएं, लर्निंग बाय डूइंग कराएं, एक्सपीरियंस सेंटर्ड कराएं, मेथड्स जो रहेंगे वो इंटरैक्टिव रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना फिलोसफी डिसाइड करेगा।
एजुकेशन इज द मीन्स टू अचीव द गोल दैट फिलोसफी हैज मेड, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इट गिव्स नेशनल आइडियल्स एज वेल एज डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन एजुकेशन, नेशनल आइडियल डेमोक्रेटिक आइडियल एजुकेशन में वही फिलोसफी क्रिएट कराता है। As philosophy deals with theoretical side of education, education is the practical side of philosophy, ये तो आपको पता ही है, theoretical है philosophy और education है उसका practical। दूसरा जो बेस है वो होता है सोशियोलॉजिकल बेस, क्योंकि मैंने कहा है शिक्षा जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी से नहीं बनता है। जब करिकुलम बनाया जाता है तो सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सोसाइटल चीजें यहाँ पे रखा जाता है। मैंने करिकुलम जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में क्या कहा था कि इट इज बेस्ड ऑन सोशल प्रैक्टिसेस, सोसाइटी, ठीक है, कम्युनिटी के ऊपर आधारित होता है हमारा करिकुलम। तो करिकुलम बनाते वक्त हमें सोसाइटी को पहले देख लेना है। सोसाइटी मतलब आपका सोसाइटी, आप जिस जगह पे करिकुलम तैयार कर रहे हो। मान लीजिए इंडिया में करिकुलम तैयार हो रहा है और हम सोसाइटी देख रहे हैं यूके का, यूएसए का, नहीं चलेगा, ठीक है। Man is a social being who is born and brought up in the society. Therefore, the curriculum should be in accordance with the demands of society existing as well as emerging. Society आज का society और emerging जो आगे society 10 साल बाद 5 साल बाद बनने वाला है, उस society को नजर में रखते हुए हम अपना curriculum बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है the society is changing day by day. The societal demands, needs are changing day by day. People जो है परसेप्शन उनका चेंज होता है डे बाय डे, टेक्नोलॉजी चेंज होता है डे बाय डे। सो वी हैव टू प्रिपेयर करिकुलम अकॉर्डिंग टू द सोशल फीचर्स। द फीचर्स ऑफ सोसाइटी दैट इन्फ्लुएंस द एजुकेशन एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग एंडेवर्स आर, सोसाइटी के कुछ फीचर्स जो कि एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि द डाइवर्सिटी प्रिवेलिंग इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, कम्युनिटी एटसेट्रा। यानी कि जो डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं सोसाइटी में, उसको देख के हमें करिकुलम बनाना चाहिए। यानी कि करिकुलम में किसी भी एक रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, कम्युनिटी, किसी एक को पर्टिकुलरली नहीं पढ़ाया जाएगा, सभी के बारे में पढ़ाया जाएगा और सभी को प्रिजर्व करने की बात किया जाएगा। क्योंकि हमारा जो देश है ये डाइवर्सिटी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इट्स जो फीचर है उसको ख्याल में रखते हुए हमें करिकुलम बनाना चाहिए। दूसरा है द स्टैंडर्ड्स एंड मोड्स प्रिवेलिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स या फिर मोड्स या फिर वैल्यूज जो कि हमारे सोसाइटी में चल रहे हैं उसी के अनुसार हमें करिकुलम बनाना चाहिए। फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अमंग अदर्स, यानी कि हमारे देश में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट इस फील्ड में हो रहा है, ये सब के बारे में भी हम देखेंगे सोसाइटी को। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड देयर वेरिएशन, वेस्टर्नाइजेशन के होने से या फिर मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे सोसाइटी में क्या चेंजेस आते हैं उसको भी करिकुलम में रखना चाहिए। और क्या रखेंगे, पैटर्न ऑफ डिसिप्लिन प्रिवेलिंग इन डिफरेंट कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी, मतलब कि जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, जो भी कम्युनिटी है डिफरेंट कम्युनिटीज में क्या क्या डिसिप्लिन पैटर्न है उसको भी हम अध्ययन करेंगे। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रिवेलेंट पेरेंटिंग स्टाइल, अब हमारे जो मतलब सोसाइटी में माता पिता अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, उनका क्या प्रैक्टिस है, क्या पेरेंटिंग स्टाइल है और क्या चेंजेस होना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे फोकस करेंगे अपने करिकुलम में। और द लास्ट बेसिस साइकोलॉजिकल बेसिस, हमने फिलोसफी देख लिया, सोशियोलॉजी देख लिया, अब हम साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ द लर्नर, साइकोलॉजी ऑफ द टीचर, साइकोलॉजी ऑफ द स्टेक होल्डर, इन सभी को भी ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाना चाहिए। The psychology of the child development indicate that each individual has certain capability, ability, interest, attitude, intelligence and many other potentiality. Psychology पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि individual interest होता है, individual difference होता है हर एक फील्ड में, ठीक है। Similarly, everyone has certain need, सभी का अलग अलग नीड होता है, किसी का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल नीड, मेंटल नीड, इमोशनल नीड सबका होता है, बट द क्वांटम डिफर्स, ठीक है। एंड फर्दर ऑल हैव सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सभी में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है। तो जब हम करिकुलम बनाएंगे हमें क्या देखना चाहिए, सर्टेन सब्जेक्ट एरिया व्हिच कैन बी लर्नड बाय स्टूडेंट ऑफ एवरेज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, हम करिकुलम में ऐसे टॉपिक्स रखेंगे जो कि एक एवरेज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी का बच्चा भी पढ़ सकता है। सब्जेक्ट एरिया ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू फ्यू लर्नर्स टू मीट देयर स्पेशल नीड, यानी कि अपने स्पेशल, कोई स्पेशल बच्चा है तो वो स्पेशल इंटरेस्ट को भी मेंटेन करने के लिए कुछ लर्नर्स के लिए स्कोप हम रखेंगे, यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट्स रखेंगे जो कि स्पेशल बच्चे भी वहां पे उन्हें लाभदायक हो। सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज विच will be competent enough to cater the needs of gifted and talented one, सब्जेक्ट और एक्टिविटी दोनों ही मतलब रखेंगे जो कि गिफ्टेड बच्चों के लिए भी काम में आएगा। यानी कि ऐसा भी ना हो कि हमारे क्लासरूम में अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसका टैलेंट वेस्ट हो जाए। तो करिकुलम शुड आल्सो कैटर द नीड्स ऑफ टैलेंटेड एंड जीनियस स्टूडेंट, provision for creative and multi-talented learners, special measure to socially and culturally deprived children। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
जो टैलेंटेड क्रिएटिव बच्चे हैं उनको सिर्फ फोकस नहीं करेंगे अपने करिकुलम में, बल्कि उनको भी फोकस करेंगे। जो सोशली एंड कल्चरली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है, ये स्लो लर्नर है, जो भी है, उनको भी हम फोकस में रखेंगे। ठीक, अब हम फिर से टाइप्स ऑफ करिकुलम देखेंगे, लेकिन इस बार डिवीजन कुछ अलग से होगा, यानी कि आपका करिकुलम स्टाइल। ठीक है, आपका करिकुलम स्टाइल, यहाँ पे करिकुलम स्टाइल को देख करके करिकुलम को डिवाइड किया गया फिर से, एक्सप्लिसिट करिकुलम या इसको कहते हैं ओवर्ट करिकुलम या तो रिटन करिकुलम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसके फॉर्म को देख के, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म करिकुलम इज अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप। एक होता है जिसको रिटन करिकुलम कहा जाता है, ओवर्ट करिकुलम कहा जाता है, और एक्सप्लिसिट करिकुलम कहा जाता है। ओवर्ट मतलब जो सामने दिखता है, जो बाहर दिखता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटन करिकुलम, जो लिखा गया होता है, इन विच द करिकुलम इज कॉन्क्रीटली रिटन फॉर फॉर्मल लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे कि आप लोगों को सिलेबस मिला है 16 यूनिट्स का ओपीएससी का, उसको आपने जब प्रिंट किया तो आपने क्या देखा, आपके सामने पूरा का पूरा करिकुलम यानी सिलेबस पूरा आपके सामने ही है। सो इट इज रिटन, इट इज ओवर्ट, इट इज एक्सप्लिसिट, इट इज क्लियर दैट these are the portions from which the questions might be asked। ठीक है, it is confined to the written instruction and directly a direction formally selected and sorted by administrators, curriculum developers and teachers collectively। teachers, administrators और curriculum developers ने मिल करके इससे रिटन फॉर्म में लिखा है, और वहां पे क्या पढ़ाना है, क्या मतलब एक्सपीरियंस कराना है, क्या एक्टिविटी कराना है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। जो लिखा गया होता है उसको रिटन करिकुलम कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम द ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स आर क्लियरली स्टेटेड, अंडरस्टूड टू कॉमन मास। यहाँ पे करिकुलम में सब कुछ लिखा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, जो भी कोर्स आपने किए हैं, वहां पे लिखा होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज, सजेस्टेड एक्टिविटीज एंड सजेस्टेड रीडिंग्स। ठीक है, ये सब होता है। क्यों? क्योंकि आप क्या सीखोगे इस यूनिट से वो लिखा जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट का वो लिखा जाता है, कहां से आप पढ़ सकते हो, क्या आपके सोर्सेज बन सकते हैं, ये सब भी लिखा जाता है। इट इज क्लियर फॉर ऑल कॉमन मास, मतलब कोई भी बच्चा समझ सकता है क्या लिखा गया है। अब उसका उल्टा आता है इम्प्लिसिट करिकुलम, कोवर्ट करिकुलम और हिडन करिकुलम। कुछ करिकुलम होते हैं जो लिखे नहीं जाते हैं, बट इसको इनकलकेट किया जाता है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट, कोवर्ट और हिडन करिकुलम। इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ओवर्ट और रिटन करिकुलम विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन द करिकुलम। ये करिकुलम में लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग उसे प्रैक्टिस करते हैं। इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ लर्निंग children derive from the nature and organizational design of the institution as well as from the attitude of teacher and administrator। ये ऐसा लर्निंग होता है बच्चे का जो कि मतलब कि इंस्टीट्यूशन से सीखने को मिलता है, हालांकि वो करिकुलम में नहीं लिखा गया है। जैसे कि डिसिप्लिन, वो करिकुलम में नहीं लिखा गया है, बच्चे खुद सीखते हैं। दूसरों को, बड़ों को प्रणाम करना, उन्हें सम्मान देना, उनको उनका ख्याल रखना, ये सब भी वो सीखते हैं। दोस्तों के साथ दोस्ती करना, शेयर करना और ब्रदरहुड स्प्रेड करना, ये भी लिखा नहीं गया, फिर भी वहां पे इनकलकेट होता है। वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है, ये सारे चीजें जो ये हिडन होते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर स्टूडेंट ओबीडियंस, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, इक्विटी एटसेट्रा। द मेन फोकस इज टू ब्रिंग आउट सम गुड ह्यूमन बीइंग थ्रू इनडायरेक्ट लर्निंग। ये एक इनडायरेक्ट लर्निंग है जिससे हम लोग एक अच्छे इंसान के अंदर एक अच्छे क्वालिटीज डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नल करिकुलम। ये देखिए, ऐसा एक करिकुलम है जिसको हम नल करिकुलम कहते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट जो है, द कॉन्सेप्ट वाज कॉइन्ड बाय एलियट एजनर। याद रखिए एक ये नाम, एलियट एजनर हैज डेवलप्ड द idea of null curriculum। It refers to a type of curriculum which specified in the curriculum but are not taught in school। कुछ ऐसे करिकुलम जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है। आपको अगर याद है तो बताइएगा, आपके स्कूल में जब पढ़ाए जाते थे कुछ यूनिट्स को, टीचर्स कहते थे इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूछे नहीं जाएंगे, सो हम इसको छोड़ देते हैं। तो जब सिलेबस में लिखा गया करिकुलम में है लेकिन नहीं पढ़ाया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसलिए इसको नल करिकुलम कहा जाता है। Since it is physically impossible to teach everything in school, many topics and subject area must be intentionally excluded from the written curriculum। कभी कभी हर एक चीज पढ़ाना, हर एक सिलेबस में जो भी लिखा गया, करिकुलम में जो भी लिखा गया, पढ़ाने के लिए टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट इजी नहीं होता है, इसीलिए कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, इंटेंशनली रिटन करिकुलम में जो लिखा गया उसको स्किप कर देते हैं। आप लोग भी तो करते हो जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो। मान लीजिए एग्जाम में क्या होता था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 5 यूनिट होते थे। ठीक है, 5 यूनिट होते थे एक पेपर में। 5 यूनिट में से आपने देखा फर्स्ट यूनिट में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है 2 साल में, वो इस बार नहीं आएगा, आप इसको नहीं पढ़ते हो। जो नहीं आया है वो आएगा, इसलिए वो पढ़ते हो। पढ़े हो कि नहीं? अगर पढ़े हो तो ऐसे करके मुझे लिख के बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये बात जो है ना, हमने स्किप किया है, नहीं पढ़ा है, इंटेंशनली छोड़ दिया है, इसको हम कहते हैं नल करिकुलम। है करिकुलम में लेकिन पढ़ाना जरूरी नहीं है, पढ़ना भी जरूरी नहीं है। यस, देखिए सबने किया है ऐसा। ठीक है, वेरी गुड।
When certain subjects or topics are left out of the covert curriculum because they are not important enough to study. कभी कभार पढ़ा नहीं जाता है क्योंकि ये हमारे लिए कुछ जरूरी ही नहीं होता है. Sometimes it is considered time consuming, less important or irrelevant to the specified class. उस क्लास के लिए देखिएगा, ये होता है मैथमेटिक्स में. बेसिकली मैथमेटिक्स में क्लास 8 में जब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, वो कहते थे जो मेंचुरेशन हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी आप अभी पढ़ रहे हो ज्योमेट्री में या फिर मैथमेटिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर के, जब वो पढ़ाते हैं वो हमें एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं. मान लीजिए इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं. कहते हैं कि इस क्लास के लिए, क्लास 8 के लिए इतना ही काफी है. जब आप ऊपर क्लास में जाओगे 9th क्लास या फिर 10th क्लास में, वहां पे आपको और एडवांस फॉर्मूला सिखाया जाएगा. अब नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दीजिए. 9th 10th में जब जाओगे तब इसको आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है. समटाइम्स इट इज less important to the specified class, that is why it is skipped. अब आते हैं डिजाइनिंग करिकुलम. करिकुलम बनाएंगे कैसे? तो जब आप एक टीचर हो तो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू डेवलप द स्किल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम. अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ नल करिकुलम मैंने कहा ना कि मान लीजिए एक यूनिट जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव में, अगर आप पूछो, मान लीजिए आप में से कोई लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कंपैरेटिव एजुकेशन, ठीक है, आपके सिलेबस में मान लीजिए कंपैरेटिव करिकुलम है, कंपैरेटिव एजुकेशन, लेकिन मैं कहूंगा कंपैरेटिव एजुकेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं. तो मैंने छोड़ दिया, करिकुलम में है लेकिन मैंने छोड़ दिया, नहीं आएगा इनमें से. तो ये क्या हो गया? एक नल करिकुलम हो गया. करिकुलम इज स्पेसिफाइड बट इट इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, इज कॉल्ड नल करिकुलम. ठीक. अब चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डिजाइन. क्या कॉन्सेप्ट है? करिकुलम डिजाइन इज प्रोसीड्यूर फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ कोर्स, मेथड, मटेरियल एज पर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम. हमने सारे प्रिंसिपल्स को देखा जो करिकुलम बनाते वक्त चाहिए, लेकिन अब उस प्रिंसिपल्स को लेकर के हम अभी कोर्स डिजाइन करेंगे, मेथड्स बनाएंगे और मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे. यानी अब आता है मेन काम. करिकुलम के बारे में हमने बात कर लिया, कैसे बनाने हैं वो सारे के सारे हमने बात कर लिया. अब हमें करिकुलम खुद बनाना है, तो उसमें कोर्स ऐड करना पड़ेगा, मेथड्स ऐड करने पड़ेंगे, मटेरियल्स ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है. इट रेफर्स टू द वेज इन विच द करिकुलम कंपोनेंट इज पुट टुगेदर. मतलब कि आप अभी पूरा का पूरा करिकुलम एक ऑर्डर में क्रिएट करोगे. ठीक है. एक ऑर्डर में आप करिकुलम क्रिएट करोगे, यू विल डेवलप द करिकुलम कंपोनेंट एंड वी विल पुट टुगेदर द करिकुलम. करिकुलम डेवलपमेंट इज डन इन व्यू टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. और करिकुलम ऑब्जेक्टिव के अनुसार बनता है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के अनुसार करिकुलम बनेगा. इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस एज स्पेसिफाइड बिलो. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए हम कभी कभी क्या करते हैं इसको कि मतलब कंटिन्यू करते रहते हैं. साइक्लिक प्रोसेस इसलिए कंटिन्यू करते हैं. लिटिना कह रहे हैं फैमिली एजुकेशन, एचआईवी एड्स, एडोलेसेंट एजुकेशन. हाँ, ये सब तो है ही. इसको कभी कभार हम लोग स्किप कर देते हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है स्किप कर देते हैं. ठीक है. चलिए, ये जो साइक्लिक प्रोसेस मैंने कहा, ये है वो साइक्लिक प्रोसेस, मतलब स्टेजेस ऑफ करिकुलम. जब हम करिकुलम बनाएंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा सिलेक्शन ऑफ एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव. आपको पता है जब हम कोई भी चीज बनाते हैं ना, कोई भी चीज करते हैं, हमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारे पास गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए. एम को लेकर के ही हम कोई चीज बनाते हैं. इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव select you have to select your aim for curriculum, goals for curriculum as well as objectives of curriculum. Second, we should select the learning experience as per the goals or aims or objectives. aim objective के अनुसार आप यहाँ पे learning experience को select कर रहे हो, मतलब कि बच्चे क्या सीखेंगे. आपने experience select कर लिया, अब select क्या करेंगे? content. ठीक है. उसी गोल, एम, ऑब्जेक्टिव के अनुसार मुझे कंटेंट सिलेक्ट करना है कि मुझे सोशल साइंस में क्या पढ़ाना है, फिजिकल साइंस में क्या पढ़ाना है. अब मैंने सिलेक्ट कर दिया था यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने कंटेंट. यहाँ पे मैं क्या करूंगा? उस सिलेक्टेड कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करूंगा, यानी कि ऑर्डरली रखूंगा. ठीक है. ऑर्डर में मतलब इजी टू डिफिकल्ट, इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके मैं उसे ऑर्गेनाइज करूंगा ताकि बच्चे उसको सीरियली समझ पाए, यानी कि क्रोनोलॉजिकली समझ पाए. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट. जो मैंने एक्सपीरियंस, जो मैंने कंटेंट सिलेक्ट किया था, इसको मुझे अभी ऑर्गेनाइज करना है और इंटीग्रेट करना है. ठीक है. एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन. अब मैं इस करिकुलम को जो मैंने बनाया है, इसको मुझे इवैल्यूएट करना है. अगर मुझे लगे कि इसमें कुछ चेंज चाहिए तो फिर से मुझे उसी के अनुसार एम सिलेक्ट करना है, फिर जो प्रोसेस था वही रिपीट होने वाला है. ठीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन. याद रखिए ये चीजें, करिकुलम को कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, करिकुलम को कैसे मतलब जैसे मैंने कहा हायरार्की में, कंटिन्यूअम में आपको सजाना है, तो कैसे सजाना है? करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ टू काइंड्स. एक तो आप हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो. ठीक है.
या तो आप वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मतलब स्कोप और इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब कि आपका स्कोप क्या है, कितना स्कोप है आपका, मतलब कि मान लीजिए क्लास 8 में मुझे पढ़ाना है मेंसुरेशन पढ़ाना है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, मतलब मेंसुरेशन का सारा मेंसुरेशन तो आज ही नहीं पढ़ा दोगे क्लास 8 में, तो कितना हद तक आप पढ़ाओगे, मेंसुरेशन का क्या पढ़ाने वाले हो। या फिर मान लीजिए जो सेट थ्योरीज थे, जो थ्योरीज थे, थ्योरम्स थे, आप कितने थ्योरीज पढ़ाओगे, मान लीजिए आप 20 थ्योरम्स पढ़ाओगे उसमें, तो ये आपका स्कोप हो गया, कितना स्कोप है। और इंटीग्रेशन, किन चीजों को आप इंटीग्रेट करोगे, किन चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ाओगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, कंटिन्यूटी। वर्टिकल ये होता है, वर्टिकल लाइन कंटिन्यूटी, मतलब कि पहले पढ़े थे आप, जैसे कि मान लीजिए प्री इंडिपेंडेंस पढ़े थे, यहां तक प्री इंडिपेंडेंस पढ़े थे, यहाँ पे पढ़ोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी है, प्री इंडिपेंडेंस क्लास 8 में पढ़े थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्लास 9 में पढ़ोगे, ये कंटिन्यूटी है। एंड सीक्वेंस, मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे करके सीक्वेंस में ऊपर ऊपर चला जाएगा, ये होता है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। करिकुलम बनाते वक्त दो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दो प्रकार के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। याद रखिए, समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। अब हम चलेंगे मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पहला मॉडल है टाइलर, राल्फ टाइलर साइंटिफिक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जब हम करिकुलम बनाएंगे, कुछ मॉडल्स को हम फॉलो करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है राल्फ टाइलर का साइंटिफिक मॉडल थ्योरी। राल्फ टाइलर वाज द प्रोफाउंडर ऑफ इन 1959, आई एम सॉरी 1949 में इन्होंने इस साइंटिफिक मॉडल को दिया है। उन्होंने जो किताब लिखा है, इसी बुक में उन्होंने इसके बारे में लिखा था। बुक का नाम था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इस बार क्वेश्चन में आया था ऑलरेडी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन किताब किसने लिखा था। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन किताब राल्फ टाइलर ने लिखा था। दस दिस थ्योरी इज नोन एज टाइलर्स थ्योरी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसको हम टाइलर्स थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही इस किताब में साइंटिफिक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में कहा था। दिस इज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ये सब्जेक्ट पे आधारित है। दे आर वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड टू द करिकुलर सब्जेक्टेड, यानी कि जो टीचर आई मीन सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, वो सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करता है, यानी करिकुलर सब्जेक्ट को उन्होंने फोकस किया है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिडक्टिव अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यस, याद रखिए, डिडक्टिव अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट या फिर डिडक्टिव थ्योरी किसने दिया था, टाइलर ने दिया था। तो मुझे बताइए इंडक्टिव थ्योरी किसने दिया था, ठीक है। इंडक्टिव मॉडल किसने दिया था, डिडक्टिव तो हो गया राल्फ टाइलर, ठीक है। There are three sources through which general objectives of curriculum development are set. यहाँ पे तीन sources को लेकर के general objectives of curriculum develop किए गए हैं। एक है फर्स्ट सोर्स है सब्जेक्ट मैटर, आपका पहला सोर्स जहां से आपको करिकुलम पढ़ाया जाएगा या फिर कंटेंट मिलेगा, वो है आपका सब्जेक्ट मैटर। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू डिराइव योर, वेरी गुड वेरी गुड, हिल्दा टाबा, बहुत अच्छे। हिल्दा टाबा का है इंडक्टिव मॉडल, डिडक्टिव मॉडल है किसका, राल्फ टाइलर। सबसे पहला सोर्स है आपका सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि सब कुछ नॉलेज सब्जेक्ट मैटर से आएगा। देन लर्नर, लर्नर इज द सेकेंड सोर्स, क्योंकि इसी से आपको ज्ञान मिलने वाला है। देन थर्ड इज द सोसाइटी, सोसाइटी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो करिकुलम का ये तीन हो गया कंपोनेंट या फिर सोर्स, ठीक है। यहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज करना है देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा इनका मॉडल कैसा है। इन्होंने कहा स्टूडेंट एज अ सोर्स, सोसाइटी एज अ सोर्स एंड सब्जेक्ट एज अ सोर्स। सोर्स से हमें डेटा मिला, उससे हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाया, अटेम्प्टेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाया। इनमें से फिर से दो सोर्सेस ऐड हो जाएंगे, फिलोसफी से और लर्निंग थ्योरी यानी साइकोलॉजी से सब्जेक्ट मिल जाएंगे। दोनों को लेकर के फाइनली हम क्या बनाएंगे, एक्यूरेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और फाइनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आप बनाते हो। समझ आ गया, ओके, सिंपल सा था। देन हम चलेंगे सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कहा जाता है। सेलर और अलेक्जेंडर दोनों ने मिलकर के दे हैव प्रेजेंटेड करिकुलम डिजाइनिंग एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कहा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ये होता है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, गोल ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ईच मेजर गोल डिपिक्ट करिकुलम डोमेन, कौन से डोमेन पे आप फोकस कर रहे हो। उसके बाद आप करिकुलम बनाते हो। डिसीजंस मेड बाय करिकुलम प्लानर्स अबाउट ए गुड करिकुलम, इट्स कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस, इन सबको देख के करिकुलम डिजाइन करा गया। उसके बाद क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। डिसीजंस रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन बाय टीचर्स, इंस्ट्रक्शन मतलब स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे टीचर्स। वेरियस एक्सपीरियंसेस आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम प्लान सो दैट टीचर्स हैव ऑप्शन, अलग अलग करिकुलम प्लान होते हैं ताकि ऑप्शन मिले टीचर को। उसके बाद करिकुलम को इवेल्युएट करा जाएगा। पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, ऑब्जेक्टिव किया कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे करिकुलम का। उसके बाद करिकुलम को डिजाइन किया, उसके बाद करिकुलम को इंप्लीमेंट किया। जो करिकुलम अभी इंप्लीमेंट हुआ है, इसका इवैल्यूएशन लास्ट में होगा। डिसीजन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम एंड द टीचर्स, यानी कि
आप यहाँ पे करिकुलम को इवैल्यूएट करने वाले हो, एसेस करने वाले हो कि ये कितना इफेक्टिव रहा, ठीक है, स्टूडेंट के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो फीडबैक मिलेगा, असेसमेंट का रिजल्ट मिलेगा, जिसको लेकर के फिर से आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा। जो मैंने साइक्लिक प्रोसेस बनाया था, ये उसी प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद आता है हिल्डा टाबा ग्रासरूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जैसे कि अभी सभी ने आंसर किया, हिल्डा टाबा का मॉडल को हम लोग इंडक्टिव कहते हैं। एंड इंडक्टिव का मतलब वो जो नीचे से ऊपर, यानी जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, ठीक है। ग्रास रूट मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेस से जाता है, ग्रास रूट से लेकर के पूरा थ्योरी तक जाता है। अकॉर्डिंग टू हर, देखिए हिल्डा टाबा फीमेल है, अकॉर्डिंग टू हर द टीचर्स शुड क्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर देयर स्टूडेंट्स। यानी कि वो, उनका मानना ये होता है कि सबसे ज्यादा टाइम एक स्टूडेंट के साथ टीचर रहता है, तो टीचर नोज हर स्टूडेंट्स। हमें टीचर्स को पता होता है अपने स्टूडेंट्स के बारे में, तो इसीलिए करिकुलम बनाएगा कौन? टीचर्स बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं। बाय अडॉप्टिंग एन इंडक्टिव अप्रोच स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक एंड बिल्डिंग अप जनरल डिजाइन एज अपोज टू द ट्रेडिशनल डिडक्टिव अप्रोच। वो था डिडक्टिव अप्रोच ट्रेडिशनल, ये है मॉडर्न अप्रोच। इट अप्लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एज अ हाईली टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड प्रोसेस। ये डेमोक्रेटिक होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रास रूट से लेकर के हर एक चीजों को इन्वॉल्व करा जाता है। Every stakeholder is given importance here. It assumes that teachers have the expertise and time to engage in such curricular activity. ये मानते हैं टीचर ये काम में एक्सपर्ट होते हैं और इनके पास टाइम भी होता है ये करने के लिए, ताकि स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं वो डेवलप कर सके। हिल्डा टाबा का ये मॉडल है, जो कि पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ नीड। अब बच्चों को इंपॉर्टेंस देना है, मैंने क्या कहा था, ग्रास रूट। और एजुकेशन सिस्टम का सबसे रूट कौन सा है? स्टूडेंट। स्टूडेंट ही हमारा सबसे सेंटर में आते हैं, सबसे छोटे लेवल पे काम करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है उनका नीड एनालिसिस करना है, उसके बाद उन्हीं के नीड के अनुसार हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसके बाद सिलेक्टिंग कंटेंट, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे यानी की कॉन्सेप्ट को, मेन आइडिया एंड फैक्ट को। देन सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, कंटेंट सिलेक्ट कर लिया, अब लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करेंगे। अब इसको ऑर्गेनाइज करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एटसेट्रा। उसके बाद आएंगे इवैल्यूएशन, यानी कि ये नीचे से स्टार्ट हुआ, पूरा बेस से स्टार्ट हुआ, पूरा मतलब लोकल लेवल से स्टार्ट हुआ, स्कूल लेवल से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 ये एक मॉडल बन गया, ठीक है। उसके बाद और वो था मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। याद रखिए दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कैसे मॉडल को बनाएंगे, और एक होता है मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, यानी करिकुलम को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, करिकुलम अच्छे से बना या नहीं बना, उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए न हुए, उसको देखने के लिए इवैल्यूएशन मॉडल, फिर से राल्फ टाइलर ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल आते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल है ये, which continue to influence many assessment project, was that proposed by Ralph Tyler in his monograph। उन्होंने जो लिखा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। टाइलर अप्रोच मूव्ड रैशनली एंड सिस्टमैटिकली थ्रू सेवरल रिलेटेड स्टेप। इनका जो स्टेप है इसमें चार मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट, यू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है इसका क्या ऑब्जेक्टिव था उसे देखिए पहले। आइडेंटिफाई लर्निंग एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस फॉर मीटिंग द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ये जो आपने लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या आप वो लर्निंग एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स और नॉट, वो आइडेंटिफाई करोगे। देन ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अटेनिंग द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। आपने क्या लर्निंग एक्टिविटीज किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसे इवैल्यूएट करोगे। फाइनली इवैल्यूएटिंग एंड असेसिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, और फाइनली देखोगे कि जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लर्निंग होना चाहिए था वो लर्निंग हुआ है या नहीं। टाइलर का जो मॉडल है इसको यूं समझ सकते हो कि पहले आप क्या करोगे, स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपका इवैल्यूएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, देन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फाइनली इवैल्यूएशन, ठीक है। अब टाइलर वर्सेस टाबा, टाइलर और टाबा के बीच में क्या डिफरेंस है देखिए। टाइलर का मॉडल डिडक्टिव होता है, टाबा का मॉडल इंडक्टिव। टाइलर ने कहा कि इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, टाबा ने कहा इसको टीचर्स अप्रोच, क्योंकि टीचर इंपॉर्टेंट है बेस लेवल पर। टाइलर और टाबा को हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये एक स्लाइड पीछे जाना चाहिए था क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। और ये जो टाइलर और टाबा का कंपैरिजन हो रहा है वो डेवलपमेंट पे हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल का कंपैरिजन चल रहा है। टाइलर कंपेयर कर रहे हैं या फिर बिलीव कर रहे हैं दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड डिजाइन द करिकुलम एंड टीचर्स इम्प्लीमेंटेड। टाइलर कह रहे हैं कि करिकुलम जो है वो हायर अथॉरिटी बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाएंगे, टीचर्स बस इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन टाबा कहते हैं टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट नीड, टीचर को पता है स्टूडेंट का नीड क्या है, इसलिए टीचर शुड बी द वंस टू डेवलप द करिकुलम एंड इंप्लीमेंट इन प्रैक्टिस। टीचर ही बनाएंगे और टीचर ही इंप्लीमेंट करेंगे। इट लेज मेन स्ट्रेस ऑन एम, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये फोकस करते हैं एम पर, मतलब एम ऑफ करिकुलम, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ द करिकुलम।
But Taba model में rational does not start with objective, as she believes that the demand for education in particular society should be studied fast. ये सबसे पहले एम सेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सोसाइटी को सबसे पहले फोकस करना चाहिए, उसके बाद उन्हीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और वही सेट होगा ऑब्जेक्टिव। टाइलर के अप्रोच पर मे बी परफेक्ट परहैप्स फॉर मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन, यहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन बहुत अच्छा चलेगा, बट इनएडिक्वेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल एबल टू मीट चैलेंज ऑफ द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। बहुत कुछ चीजें कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा है एंड होते जा रहा है, और इस अप्रोच में हम देख रहे हैं कि जो कोशिश ये करेंगे कि अच्छे इंसान बनाने का, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मार्केट ओरिएंटेड हो गया। क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेंगे कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, बच्चे का फुल डेवलपमेंट यहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। लेकिन टाबा कह रहे हैं इट पेज अटेंशन टू द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, इट्स ऑर्गेनाइजेशन विद एन एम टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे स्टूडेंट पे फोकस करा जा रहा है, स्टूडेंट के हिसाब से कंटेंट चूज करा जा रहा है, क्योंकि ये ग्रास रूट मॉडल, ठीक है। अब आते हैं रॉबर्ट स्टेक्स रेस्पॉन्सिव मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट स्टेक ने 1970 पर मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू करिकुलम इवैल्यूएशन इन हिज डेवलपमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिव मॉडल, बिकॉज द रेस्पॉन्सिव मॉडल इज बेस्ड ऑन explicitly on assumption that the concern of stakeholders, those for whom the evaluation is done, should be paramount in determining the evaluation issues। बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। कंसर्न फॉर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जिनके लिए करिकुलम बनाया गया है, अगर और वो सबसे इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं, देन इसको कहा जाता है रेस्पॉन्सिव मॉडल। यानी कि इन्होंने कहा जो मॉडल, मतलब इनका मॉडल का एक ही मुद्दा है, वो है स्टेक होल्डर। यानी कि करिकुलम जिन लोगों के लिए बन रहा है, अगर उन्हीं का कंसर्न लेके हम इवेलुएट करेंगे, उन्हीं का जो नीड है अगर सेटिस्फाई हो चुका है, उसको अगर हम इवेलुएट करते हैं, अगर वो सही आंसर करता है या फिर सही में स्टेक होल्डर का कंसर्न समझ पा रहा है, तो फिर ये एक रिस्पॉन्सिव मॉडल कहलाएगा। An educational evaluation is a responsive evaluation if it orients more directly to program activities than the program intent। यानी कि प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में एक्टिविटी होना चाहिए जहां पे वो सारे स्टेक होल्डर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। रिस्पॉन्स टू ऑडियंस रिक्वायरमेंट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इफ द डिफरेंट वैल्यू पर्सपेक्टिव प्रेजेंट आर रेफर्ड टू इन रिपोर्टिंग द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे ऑडियंस या फिर स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आया है, वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, वो मान लीजिए एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपका करिकुलम उस तरीके का करिकुलम डेवलप किया गया है, यानी कि स्टूडेंट को मेडिकल पढ़ने के लिए करिकुलम में वो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और इफेक्टिव मटेरियल्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स का कम्युनिकेशन अच्छा है, ये सब कुछ ऑडियंस का रिक्वायरमेंट यानी जो स्टेक होल्डर का रिक्वायरमेंट को समझ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव मॉडल, ठीक है। स्टेप्स क्या है? स्टेप बहुत सारे हैं, देखिए क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द इवैल्यूएटर मीट्स विद क्लाइंट, स्टाफ, ऑडियंस टू गेन अ सेंस ऑफ देयर पर्सपेक्टिव एंड इंटेंशन रिगार्डिंग इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन जो करने जा रहा है करिकुलम को, वो सारे क्लाइंट, स्टाफ और ऑडियंस के बात, मतलब उनके साथ बात करेंगे और उनका जो इंटेंशन रिगार्डिंग इवैल्यूएशन वो बताएंगे, ठीक है, क्या है, क्यों इवैल्यूएट वो कर रहे हैं। Evaluator draws on such discussion and analysis of any document to determine scope of evaluation project। अब आपका इवैल्यूएशन तो पूरा का पूरा स्कूल या फिर कॉलेज को नहीं करने वाला है, आपका एक लिमिटेड स्कोप होगा। उस स्कोप को यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्कशन के अंदर रखना है कि मेरा स्कोप बस इतना ही है, मैं इतने को ही स्टडी करूंगा। The evaluator observe the program closely to get a sense of its operation and to note any unintended deviation from the announced intent। Intent यानी आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव था उसको वो पहले देखेगा क्या ऑब्जेक्टिव कौन सा था, और अब वो मतलब एक्चुअल सिचुएशन को देखेगा कि क्या वो ऑब्जेक्टिव से कुछ डिविएट कर रहा है या फिर वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहा है। The evaluator discover the stated and real purpose of project and concern that various audience have about it and the evaluation। evaluation यहाँ पे करते करते जो evaluator जो है वो कुछ पर्पस को मतलब निकालता है, डिस्कवर करता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है या फिर जो मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ इसका क्या पर्पस है और सारे ऑडियंस का इसके बारे में क्या कहना है। Evaluator identify the issues and problems with which the evaluation should be concerned। For each issue and problem, the evaluator develops an evaluation design specifying the kind of data needed। Evaluation करते करते वो सारे problems के साथ भी जुड़ जाएगा, मतलब कि इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते करते या फिर इस करिकुलम को डेवलप करते करते क्या इश्यूज और प्रॉब्लम्स आए हैं और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इवैल्यूएशन डिजाइन बनाएगा और क्या क्या डेटा हमें चाहिए उसका भी लिस्ट बनाएगा।
Evaluator select the means needed to acquire the data desired. Most often the means will be human observers or judges. यानी कि इवेल्युएटर यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करने के लिए मीन या फिर मीडियम या फिर टूल वो डिसाइड करेगा कहां से कैसे मुझे डेटा मिलेगा। और यहाँ पे ज्यादातर मीन यानी कि ज्यादातर डेटा ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से ही मिलता है, ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करके ही मिलेगा। इवेल्युएटर इंप्लीमेंट द डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे डेटा कलेक्शन शुरू कर देता है। इवेल्युएटर यहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा इनटू थीम्स एंड प्रिपेयर्स पोर्ट्रेयल्स दैट कम्युनिकेट इन नेचुरल वेज द थीमेटिक रिपोर्ट्स। द पोर्ट्रेयल्स में इन्वॉल्व वीडियो टेप, आर्टिफैक्ट, केस स्टडीज एंड अदर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इवेल्युएशन करते करते अब इसको डेटा कलेक्शन कर लिया है इवेल्युएटर ने, अब इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा, सॉर्टिंग करेगा, ठीक है, अलग अलग थीम के अंडर में, और वो पोर्ट्रेल करेगा, मतलब उसको वो मतलब डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले में भी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो टेप, आर्टिफैक्ट, केस स्टडी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका डेटा हो सकता है। By again being sensitive to the concerns of stakeholders, the evaluator decide which audience require which report and choose format most appropriate for given audience। यानी कि यहाँ पे आपके पास डेटा मिल गया, कंसर्न मिल गया, तो यहाँ पे यू हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड द स्टेक होल्डर, और अब आप डिसाइड करोगे कि ऑडियंस को किस प्रकार का फॉर्मेट चाहिए, किस प्रकार का रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है। अब लास्ट में आते हैं स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल। स्क्रीवेन ने, माइकल स्क्रीवेन जो है, इन्होंने दिया था गोल फ्री मॉडल। he was the first to question the assumption that goal or objective are crucial in evaluation process। माइकल स्क्रीवन ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि क्या इवैल्यूएशन के लिए हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या नहीं चलेगा। After his involvement in several evaluation projects where so-called side effects seemed more significant than the original objective, he began to question seemingly arbitrary distinction between intended and unintended effect। इसको याद रखिए। देखिए, माइकल स्क्रीवन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुद किए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, उसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे, इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट्स ऑफ करिकुलम। इन्होंने कहा जब भी इवैल्यूएशन होता है, पहले सेट किया हुआ ऑब्जेक्टिव जो होता है और जो बाद में सेट हुआ ऑब्जेक्टिव या फिर बाद में अचीव हुआ गोल, ये कभी भी मैच नहीं करते हैं। तो फिर जहां ऑब्जेक्टिव मैच ही नहीं हो रहा है, वहां पे ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या फायदा। तो इसीलिए इन्होंने कहा बहुत जगहों पे ये देखा जाता है, हमने जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव बनाया था, जो ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल करना चाहते हैं, वो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, लेकिन हमने कुछ अनइंटेंडेड इफेक्ट्स देखे इसके ऊपर, जो कि हम इंटेंड नहीं कर रहे थे लेकिन वो बना। इसीलिए इन्होंने कहा गोल फ्री मॉडल। इसीलिए उन्होंने बताया कि गोल फ्री मतलब कोई ऑब्जेक्टिव या फिर गोल नहीं होना चाहिए इवैल्यूएशन में, ठीक है, क्योंकि आप गोल बनाते हो लेकिन वो तो अचीव नहीं हो पाता। In conducting a goal-free evaluation, evaluator functions as an unbiased observer who begins by generating a profile of needs for the group served by given program। ठीक है, इन्होंने कहा जो गोल फ्री मॉडल में गोल नहीं रखना चाहिए, बल्कि आप स्टार्ट करो अनबायस्ड ऑब्जर्वर होके, कोई भी करिकुलम को ऑब्जर्व करो अनबायस्ड, किसी भी बायसनेस आपके अंदर नहीं रहेगा, एंड यू विल जनरेट द प्रोफाइल ऑफ नीड फॉर ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वन इज क्रिकपैट्रिक्स इवैल्यूएशन मॉडल। क्रिकपैट्रिक का मॉडल का जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। Don Kirkpatrick was a professor at the University of Wisconsin who developed a model of evaluating course training। कोर्स ट्रेनिंग को इवेल्युएट करने के लिए ये मॉडल बनाया गया था। This model has become highly influential in the field of learning and development। लर्निंग डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस फॉर मेजरिंग लर्निंग। ये मेजर कर सकता है लर्निंग को, और ये लॉजिकली रिप्रेजेंट करा गया है। The model is based on 4 levels। 4 लेवल होता है। Level 1 is reaction। This measures the degree to which learners reacted positively to the learning content, whether they found the content valuable, enjoyable or interesting or not। मान लीजिए एक करिकुलम आपने बनाया है, ये करिकुलम जब बच्चों के पास जाता है, सिलेबस बच्चों के पास जाता है, उनका क्या रिएक्शन आता है। क्या उन्हें लगा कि या ये जो करिकुलम बनाया गया है, इसमें जो कंटेंट है, दे आर वेरी रियली एंजॉयिंग एंड इंटरेस्टिंग, और ये वैल्यूएबल भी है, इससे अगर हम पढ़ेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। उनका क्या रिएक्शन है। कभी कभी ऐसे भी करिकुलम बनता है जिसको देखते ही बच्चों को ये लगता है ये क्या बकवास लिखा गया है, यानी कि द रिएक्शन विल बी रिकॉर्डेड, और इसी से आपको इवैल्यूएशन का रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट का क्या रिएक्शन है आफ्टर गेटिंग द करिकुलम। नेक्स्ट इज लर्निंग। पर्पस ऑफ दिस टू मेजर द डिग्री विच द लर्नर्स हैव ऑब्टेन्ड नॉलेज बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग इवेंट। यानी कि लर्निंग में क्या होगा, किरपैट्रिक ये कह रहे हैं कि पहले तो रिएक्शन देख लिया, अब आप लर्निंग देखोगे कि बच्चे इस करिकुलम को पढ़ के क्या लर्न कर रहे हैं, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ लर्निंग, आउटकम्स ऑफ दिस करिकुलम। उससे पता चलेगा कि अगर वो सीख रहे हैं देन करिकुलम इज इफेक्टिव, अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं तो करिकुलम इज इनइफेक्टिव। उसके बाद बिहेवियर।
This level of evaluation is conducted once the course is over. Once learners back on job, this measures the level which learner actually apply what they learned in their to their job. यानी कि बिहेवियर का मतलब है, अगर आपका करिकुलम बिल्कुल सही है, जो आपने पढ़ाया है वो डेली लाइफ में काम आता है, तो ये तब किया जाएगा जब वो जॉब में लग जाएंगे। यानी कि अब हम देखेंगे, जब वो जॉब में चले जाएंगे, हम बच्चों को पूछेंगे कि आपने जो पढ़ा था, यानी कि आपको जो पढ़ाया गया था हमारे क्लास में, क्या आज उसको आप अप्लाई करके अपने जॉब में इजीली काम कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो, देन द करिकुलम इज सेड टू बी इफेक्टिव। And finally, the result. The last level measures to what degree targeted business outcome occurred as a result of learning event. यानी कि the last one is to measure the degree. जो आपने आउटकम चाहा था, क्या वो रिजल्ट आपको सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? आपने जिस वजह से ये कोर्स या फिर करिकुलम अडॉप्ट किया था, उसको उसने अचीव किया हुआ है या नहीं? एट द एंड वी विल कंपेयर द रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो, एक बार यस लिख दीजिए, हम लोग एमसीक्यू पर बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए फिर हम लोग एमसीक्यू पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, अ टाइप ऑफ करिकुलम वेयर गेनिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड। जहाँ पे स्किल गेनिंग इज इंपॉर्टेंट, उसको क्या कहेंगे? टीचर सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। ओके, वेरी गुड। जीता, भाग्यश्री, ईशानी, संगीता, चेतना, किशोर, दीप्तिश्री, सुचिस्मिता, गायत्री, बादल, भारती, संगीता, शुभलक्ष्मी, लिटिना, मानसी, आहुति, ज्योत्सनामयी, खारावेल, दीपिका, तिलोत्तमा, रीना, सोनाली, राजश्री, लीपक, दिलीप, शुभश्री, ज्योत्सना। वेरी गुड, सभी का आंसर आया है डी। सो देखते हैं कौन सा सही आंसर। वेरी गुड, एक्टिविटी सेंटर्ड, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करोगे यू विल डेवलप सम स्किल्स। ठीक है, वेरी गुड। लैटिन वर्ड कररी एज अ नाउन मीन्स, जब कररे एक नाउन बन जाता है उसका क्या मीनिंग होता है? रेस, चैरियट, टू रन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। मैंने पूछा है नाउन, यही होता है एग्जाम में। अगर कररे एज अ वर्ब पूछा जाता आंसर कुछ अलग होता, बट आई हैव आस्क्ड कररे एज अ नाउन का क्या मतलब है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल जल्दबाजी में मत कीजिएगा। आपको लगे कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो जल्दी में कर देते हैं, लेकिन यही अगर गलत हो गया तो मान के चलिए आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, वहां पे क्या करोगे? इसलिए इजी क्वेश्चन को कभी भी इजी मत लेना, 2 बार पढ़ लेना फिर आंसर कर लेना, गलती मत करना। देखिए इसी के अंदर सभी का आंसर ए आ चुका है। सो डेफिनेटली करेक्ट एज अ नाउन मींस रेस चैरियट। अगर मैं पूछूं वर्ब एज अ वर्ब, करेक्ट एज अ वर्ब का क्या मतलब होता है, तो क्या होगा आंसर यहाँ पे? बताइए। यस, वेरी गुड, बी होता है टू रन। ठीक है, भागना होता है एज अ वर्ब। ठीक है, बट एज अ नाउन इसको रेस चैरियट कहा जाता है। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स सोशल बेस ऑफ करिकुलम? इनमें से क्या सोशल बेस ऑफ करिकुलम को इंडिकेट करता है? फर्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ सोशल प्रिंसिपल, इंक्लूजन ऑफ वीकर सेक्शंस, इंक्लूजन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या सोशल बेस ऑफ करिकुलम को इंडिकेट करता है? देखते हैं कौन कौन सही आंसर करते हैं। फिर भी कुछ कंफ्यूज्ड आंसर्स आ रहे हैं। सोनाली, चेक योर आंसर। यस, जीता, गायत्री, तिलोत्तमा, खारबेड़, किशोर, बादल, शिवलक्ष्मी, राजश्री, आहुति, संतोष, लिटिना, ईशानी, झुनीलता, संगीता, संगीता, लीपक, रीना, दीप्तिश्री, ज्योत्सनामयी, दिलीप, बादल, सोनाली, भाग्यश्री, शुभश्री। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं सोनाली, सुचिस्मिता, बहुत अच्छे, सभी का आंसर डी आया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सोशल बेस में ये सभी आते हैं। सोशल प्रिंसिपल तो आएंगे ही, विकर सेक्शन तो आएगा ही, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी रहने। देखिए हर एक चीज ना करिकुलम में जो रहता है वो अच्छा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें ही रखी जाएंगी, कुछ बुरी चीजों भी रखेंगे, ताकि इन बुरी चीजों को हम हटा सकते हैं। जैसे कि सोशल इविल्स को रखेंगे, सोशल इविल क्या होता है, उसका क्या इंपैक्ट आता है, ऐसे अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे उस सोशल इविल को सोसाइटी से ही हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर करिकुलम डज नॉट इंक्लूड जनरल इश्यूज, कॉमन टॉपिक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बोथ ए एंड सी। देखते हैं कौन सा आंसर होता है। करिकुलम जो कोर करिकुलम में क्या नहीं होता है पूछा जा रहा है। वेरी गुड, बहुत ही क्विक, सभी का आंसर सी आया है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है, जो भी जनरल इशू होता है, कॉमन इश्यूज होता है, जो कंपल्सरीली जानना होता है, वो होता है कोर करिकुलम। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन इजी टू डिफिकल्ट मैनर इज रेफर्ड एज। और कंटेंट को हम इजी टू डिफिकल्ट के मैनर में सजाएंगे, इसको क्या कहेंगे? सीक्वेंसिंग, कंटिन्यूटी, स्कोप, इंटीग्रेशन। अभी मैंने पढ़ाया था कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा बताइए। बहुत अच्छे,
जीता, गायत्री, संगीता, चेतना, बादल, ज्योत्सनामयी, भाग्यश्री, राजश्री, तिलोत्तमा, लिटिना, झुनीलता, सोनाली, सुचिस्मिता, दीपिका, शुभलक्ष्मी, संगीता, रीना, ईशानी, दीप्तिश्री, आहुति, रंजन, संतोष, दिलीप, लिपक, खारवेड़। बहुत अच्छे, सभी का आंसर ए आया है। सो इट इज सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस में रखना है, इजी टू डिफिकल्ट सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन करिकुलम डेवलपमेंट और डिजाइन प्रोसेस, व्हाट इज डन आफ्टर सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। करिकुलम बनाते वक्त हम लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ मेथड, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, इवैल्यूएशन। देखते हैं कौन कौन सही आंसर करते हैं। यहाँ पे तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स आने लगे हैं। कोई कोई आंसर सी कर रहे हैं, कोई कोई ए कर रहे हैं। लेट अस चेक द आंसर व्हिच इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब हम करिकुलम लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सिलेक्टिंग कंटेंट। एक्सपीरियंस के बाद मैंने जनरल स्टेप्स पूछा था, मैंने वो टाबा वाला मॉडल नहीं पूछा था, ठीक है। मैंने जनरल स्टेप्स पूछे थे। इनमें सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कम्स आफ्टर सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाद कंटेंट, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करा जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा-सा मतलब जो स्टेप्स होते हैं ना, इसको सीक्वेंस में अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? गलती मत करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इर्रेलेवेंट टॉपिक्स व्हिच आर स्किप्ड क्वाइट ऑफन आर नोन एज़। इर्रेलेवेंट टॉपिक इस जिसको हम स्किप कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट करिकुलम, हिडन करिकुलम, नल करिकुलम, कोर करिकुलम। देखिए आंसर क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते ही सभी का आ गया है, सभी ने सी आंसर किया है। सो डेफिनिटली नल करिकुलम आंसर होगा। टॉपिक तो होते हैं, लेकिन इर्रेलेवेंसी की वजह से हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम इंडिकेट्स। वर्टिकुलर करिकुलम का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये कह रहा है स्प्रेड ऑफ सब्जेक्ट, हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, बोथ ए एंड सी। इनमें से क्या सही आंसर है? चलिए आंसर कीजिए। वेरी गुड। खाराबेड़, संगीता, जीता, रंजन, सोनाली, शुभलक्ष्मी, बादल, ज्योत्सनामयी, चेतना, दीप्तिश्री, संतोष, ईशानी, संगीता, दिलीप, जुनीलता, लिपक, रीना, राजश्री, भाग्यश्री, मानसी। बहुत अच्छे, सभी का आंसर बी आया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल्स, ठीक है। Question number 9. Who among the following has emphasized for the evaluation of curriculum without any aim or goal? किसने कहा कि करिकुलम का इवैल्यूएशन कोई भी बिना गोल के होना चाहिए, बिना एम के होना चाहिए? हिल्डा टाबा, माइकल स्टीवेंस, रॉबर्ट स्टेक, डॉन किर्कपैट्रिक। ये किर्कपैट्रिक होगा, किलपैट्रिक हो गया, ये किर्कपैट्रिक होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सही आंसर करते हैं। बहुत अच्छे, ये तो ऑलरेडी सभी का सही आंसर आ चुका है। सभी ने आंसर बी किया है वेरी क्विकली। सो इट इज ओके, इट इज माइकल स्क्रीवेंस गोल फ्री मॉडल, ठीक है। माइकल स्क्रीवन ने कहा गोल फ्री मॉडल, गोल नहीं रहना चाहिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अरेंज किर्कपैट्रिक, किलपैट्रिक नहीं, किर्कपैट्रिक 4 स्टेप्स ऑफ करिकुलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन पढ़िए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ये तो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। किर्कपैट्रिक का स्टेप आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। देखिए सबसे पहला गलती आपने क्या किया, आपने बहुत जल्दी किलपैट्रिक पढ़ते ही आंसर करना स्टार्ट कर दिया। यही गलती नहीं करना है एग्जाम में। मानसी चेक योर आंसर, सन्यासी चेक योर आंसर। ये गलती नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना। टाइम कहां चला जा रहा है? पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा ऑप्शन पढ़ो, फिर आंसर करो। जो इजी क्वेश्चंस है अगर वो छूट जाएंगे, डिफिकल्ट में तो वैसे भी नेगेटिव होने वाला है। इसलिए इजी क्वेश्चन को कभी गलत मत करना। ये गलती कर दिया तो रोने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिसेंडिंग, पूरा पढ़ो। अरेंज किलपैट्रिक स्टेप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग लिखा होता तो आप कुछ भी करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ा करो। यही होता है मेरे एमसीक्यूज में। मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका ध्यान रहे इस क्वेश्चन में। चलिए आंसर देखते हैं। सभी का डी आया है, लेकिन जिन लोगों ने ए आंसर किया था वो जल्दबाजी में आंसर किए थे। ये नहीं करना है। तो डिसेंडिंग में देखें तो सबसे लास्ट में आता है रिजल्ट, उससे पहले बिहेवियर, उससे पहले लर्निंग, उसके पहले रिएक्शन। तो पहले क्या आएगा? रिएक्शन, बच्चों का रिएक्शन कैसा है, उनका लर्निंग कैसा हो रहा है, बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, और फाइनली रिजल्ट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यस, आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग फॉर टुडे। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये जो ओपीएससी पीजीटी 2024 का ये जो बैच है, गणेश पूजा का ये ऑफर है। टोटल पीडीएफ 16 यूनिट्स का मिलेगा, क्लास वीडियोस भी मिलेंगे टोटल 16 यूनिट्स के, अलोंग विथ 15 मॉक टेस्ट। और मैं उसके साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा मॉक टेस्ट डिस्कशन का। वो भी सिर्फ ₹499, ठीक है। 499 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ऑफर एंड्स ऑन गणेश पूजा। हरी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू ऑल। इफ यू वांट टू जॉइन द बैच, कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू मे व्हाट्सएप अस, ठीक है। इसी के साथ अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू अगेन।